ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी के छापे को लेकर राजनीति गर्म हो गई है और इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर यह है कि आज की सुनवाई से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, सिर्फ केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। देखिए, इससे पहले ये मामला 9 जनवरी को जब कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, तब मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि कोर्ट रूम में भारी भीड़ घुस गई थी, बेहद अव्यवस्था फैली हुई थी। हंगामा इतना ज्यादा था कि जज कोर्ट रूम छोड़कर चले गए थे और उनकी तरफ से 14 जनवरी की तारीख तय की गई थी इस मामले में सुनवाई के लिए। अब आज 14 जनवरी दोपहर 2:30 बजे मामला सुनवाई के लिए आएगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आई है, जज की तरफ से साफ कर दिया गया है, मामले में जब सुनवाई होगी तो सिर्फ केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे और किसी को भी कोर्ट रूम में आने की इजाजत नहीं। तो ईडी और ममता की अर्जी पर सुनवाई से पहले हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश, सिर्फ केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में रहें, यह हाईकोर्ट में साफ हो गया है। ज्यादा भीड़ की वजह से पिछली बार 9 जनवरी को जब मामला सुनवाई के लिए आया था तो सुनवाई टली थी। हंगामे के चलते मामले में सुनवाई टालनी पड़ी थी। बहुत ज्यादा भीड़ तब बताया जाता है कोर्ट रूम में घुसी हुई थी और इसी वजह से हंगामा हो रहा था, अव्यवस्था फैली हुई थी, मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। अब आज इस मामले की सुनवाई का दिन है और सुनवाई से पहले यह हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे, बाकी किसी को भी कोर्ट रूम में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, पिछली बार जिस तरीके से बहुत भीड़, अव्यवस्था और सुनवाई नहीं हो पाई थी, उसी के मद्देनजर इस बार एहतियाती तौर पर यह फैसला ले लिया गया है कि सिर्फ केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे और किसी को भीतर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अंकित, बिल्कुल रुमान है कि जो भी वकील है इस केस से जुड़े हुए, सिर्फ उन्हीं को ही कोर्ट रूम में हाजिर रहने की अनुमति दी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी। और अगर किसी और को जो है सुनवाई देखनी है या जो केस से जुड़े हुए लोग हैं उनको सुनवाई देखनी या सुननी है तो फिर वो ऑनलाइन लिंक उनको दिया जाएगा, वो उसके जरिए देख और लिंक उनको दिया जाएगा, वो उसके जरिए देख और सुन तो जरूर सकते हैं, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर वो मौजूद नहीं रहेंगे। और कोर्ट का ये आदेश इस वजह से लिया गया है, ये डायरेक्शन इस वजह से जारी किया गया है क्योंकि 9 तारीख को जो पिछली सुनवाई हुई थी रोमाना, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से वहां पर हो हंगामे के चलते, शोर शराबे के चलते सुनवाई टल गई थी और इस वजह से बाकायदा कोर्ट की तरफ से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया है। एक अपडेट और देना चाहूंगा कि दोपहर में 2:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन इस सब के बीच में हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। पहली याचिका जो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर की गई है, जिस तरीके से ममता बनर्जी और जो उनके साथ में पुलिस वाले मौजूद थे, ईडी का यह कहना है कि जांच में जो है उन्होंने हस्तक्षेप किया है। तो दूसरी याचिका तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दायर की गई है, वो भी अपना पक्ष इसमें रखना चाहते हैं, एक तरह से केवियट दायर करके कि हाँ, हमारी बात सुने बिना आदेश ना दिया जाए। तो इन 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, दोपहर 2:30 बजे होगी और कोर्ट रूम में मौजूद होंगे सिर्फ केस से जुड़े हुए वकील ही। और वकीलों की तरफ से, दोनों तरफ से क्या तैयारी की गई है अपनी अपनी दलीलें रखने के लिए अदालत में? देखिए, साफ तौर पर ईडी का ये, क्योंकि ईडी इस केस को लेकर गया है, ईडी का यही कहना है, जो जांच एजेंसी उसका यही कहना है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं, दस्तावेज ले जाती हैं और कुछ केस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले जाती हैं। इतना ही नहीं, जो आरोपी है जैन, उनका जो है बाकायदा मोबाइल नंबर, वो मोबाइल भी अपने साथ में ले जाती हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के आरोप हैं ममता बनर्जी के ऊपर और सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर नहीं, उनके साथ में जिस तरीके से पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हालांकि वो एक राजनीतिक मुद्दा अलग बना हुआ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जैसी बीजेपी कह रही है, लेकिन जांच एजेंसी ने यह कहा है कि उन बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ आवाज में भी दिक्कत आ रही है, सही से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आगे बढ़ रही हूं। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे को लेकर यह राजनीति है जो लगातार गर्मा रही है। बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, जांच एजेंसी के छापे के दौरान आखिर ममता बनर्जी क्यों पहुंची? ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती हैं? कांग्रेस कह रही है बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है।
पहले ये तो बता दे ममता बनर्जी, कौन सा काला चिट्ठा का वो बैग था जो ईडी से छुपा करके नहीं देना चाहती थी? ये चोरी और सीना जोड़ी वाली, ये बांग्लादेशियों के बल पे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती। पूरे देश में जितने बांग्लादेशी हैं सबका एंट्री लगभग बंगाल से होती है, सबका आधार कार्ड बंगाल से बनता है। शर्म से मर जाना चाहिए। ईडी ने हमेशा अपना इस्तेमाल होने दिया है और भाजपा अपने विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए, दबाव पैदा करने के लिए, विपक्ष को बिखेरने के लिए हमेशा ईडी का इस्तेमाल करती आई है। ये बंगाल में भी हो रहा है और जगह में भी हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि देश के लोग समझ चुके हैं कि सत्ता का, धन का, एजेंसीज का दुरुपयोग कब तक सहन करेंगे। पब्लिक आज ऊब चुकी है। बिहार बंगाल बॉर्डर पर किशनगंज उत्पाद विभाग के अधिकारी की कार ने 2 गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद बीच सड़क पर हंगामा हो गया। दरअसल किशनगंज के उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अपने 6 सहयोगियों के साथ सिलीगुड़ी से लौट रहे थे। इनमें 3 महिला सिपाही भी शामिल थी। ये सभी सादे कपड़ों में थे। इसी दौरान किशनगंज में इनकी तेज रफ्तार कार ने पहले एक कार को और फिर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। भीड़ ने कार को घेरा। कार में सवार महिला सिपाहियों ने स्थानीय लोगों से बहस की। एक शख्स को थप्पड़ भी जड़ा। इससे आक्रोश और बढ़ गया। किसी को लगा तो नहीं ना आपका? भीड़ ने इंस्पेक्टर संगम कुमार के साथ मारपीट की, जिससे तनाव फैला। बाद में बागडोगरा पुलिस मौके पर पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंस्पेक्टर संगम कुमार सहित 3 महिला सिपाहियों को हिरासत में लेकर थाने ले गए। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले पर किशनगंज के उत्पाद अधीक्षक ने सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और साथ ही उनसे सिलीगुड़ी जाने को लेकर मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा है। छोटा बच्चा है मेरे गाड़ी में, हम ऐसे गुस्सा थोड़ी होंगे। हम ऐसे गुस्सा, हम डॉक्टर दिखा के मेरे बच्चे को लेकर आ रहे हैं, आप लोग पूरा 150 में गाड़ी भगा रहे हैं। वहीं इस मामले में आरोपी इंस्पेक्टर का कहना है कि सड़क पर बैरियर लगा होने की वजह से यह हादसा हो गया। भीड़ ने हंगामे के बाद उन्हें थप्पड़ जड़ा। हम लोग उधर से आ रहे थे, ठीक है, हम लोग को नहीं पता है कि रोड में बैरियर है। हम लोग जीपीएस मैप से आ रहे थे, अचानक बैरियर देखे तो सामने बैरियर ठुक जाता, तो हम दाहिने काट लिए। इनको डिस्टर्ब हुआ, एक बाइक वाला से डिस्टर्ब हुआ। ये गाली गलौज करने लगे उधर का, बाइक वाला आकर हमको पीट दिया, जबकि हम बता रहे हैं कि मैं इंस्पेक्टर हूँ। उधर तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले में एक कार शोरूम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें ये भयानक लपटें कैद हुई हैं। काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवाया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बावजूद शोरूम में रखी कई गाड़ियों में आग लग गई। इस आगजनी में शोरूम मालिक को बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मुंबई और रतलाम पुलिस ने मिलकर 10 किलो ड्रग्स बरामद करने का बड़ा दावा किया। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ये कार्रवाई जावरा के हुसैन टेकरी इलाके में की है। जानकारी के अनुसार 11 जनवरी को मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस पूरे रैकेट का खुलासा किया। इसी सूचना के आधार पर मुंबई और रतलाम पुलिस की टीम ने ये छापेमारी की और 10 किलो ड्रग्स जब्त की। रतलाम और मुंबई पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि नेटवर्क से जुड़े कुछ और लोगों की जानकारी जुटाई जा सके। क्या है? मीडिया से तो ये बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। रतलाम से 10 किलो एमडी ड्रग्स जब्त हुई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुंबई और रतलाम पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई थी, जॉइंट ऑपरेशन। 11 जनवरी को मुंबई पुलिस ने ये ड्रग्स जब्त की। पूछताछ में मध्य प्रदेश के रतलाम से तार जुड़े। रतलाम के जावरा में पुलिस ने छापेमारी की। उधर दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर में उस वक्त हड़कंप मचा
जब दो हमलावरों ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद वहां दहशत मच गई। हैरान कर देने वाली इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार दो बदमाश घर के बाहर पहुंचते हैं और गोलीबारी करते हैं। इसके बाद फिर वहां से फरार हो गए। इस मामले का सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। उधर प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। एकादशी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मकर संक्रांति और एकादशी होने की वजह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही त्रिवेणी घाट पर स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड, शीतलहर के बावजूद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है। दोपहर 12 बजे तक करीब 38 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघ मेले में देखिए कैसे श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। अब तक 38 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। माघ मेले में नागा साधु भी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में मेले में आस्था की धूम देखने के लिए मिल रही है। संगम तट पर साधना करते साधु संत भी नजर आ रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मिनी ट्रैवलर के ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के देदौरपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ है। जैसे ही मिनी ट्रैवलर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी अचानक उसका टायर निकल गया। इसकी वजह से वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे दीवार से जा टकराया। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया है। उधर इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक बस के पहिए के नीचे आ गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि युवक को गंभीर चोटें नहीं आई थी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी। बस में आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई और बाद में सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो गई थी। फिलहाल पुलिस बस मालिक से पूछताछ कर रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में एक सनकी आशिक ने युवती की हत्या कर दी है। आरोपी लगातार लड़की पर दबाव बनाकर बात करना चाहता था, लेकिन युवती उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। जब युवक की शादी हो गई तो दोनों में दूरियां बढ़ी, लेकिन आरोपी उसे परेशान करता रहा। 11 जनवरी की रात आरोपी युवक ने लड़की का पीछा कर रास्ते में उसे रोका। लड़की ने बात करने से इनकार किया तो उसने दुपट्टे से लड़की का गला घोंट दिया। बाद में शव को बीटा 2 सेक्टर के पार्क के पास कार के नीचे फेंककर फरार हो गया। बीती रात पुलिस ने बीटा 2 थाना क्षेत्र में गोल चक्कर के पास मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर राजस्थान के सीकर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। कार सवार श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी रिंग्स खाटू श्याम जी रोड पर ड्राइवर कार से अपना नियंत्रण खो बैठा और कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराने के बाद कार पलटी भी। हादसे में मथुरा के रहने वाले 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और ड्राइवर समेत 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोहरे की वजह से कार का संतुलन बिगड़ा था, जिसकी वजह से कार टक्कर के बाद पलट गई और टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। उधर बागपत में स्कूली बच्चों को ले जा रही टेम्पो ट्रैवलर में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैवलर क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया। हादसा दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर हुआ है। ट्रैवलर में स्कूल बच्चे होने की वजह से मौके पर चीख पुकार मची। वीडियो देखिए आप। स्कूली बच्चे
ट्रैवलर में, और आगे का हिस्सा इस ट्रैवलर का देखिए पूरी तरह कैसे क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ट्रैवलर में 10 बच्चे थे, 8 बच्चे घायल हैं। इन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पटना में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुल 101 कार्टन में भरा करीब 1491 लीटर कोडीन कफ सिरप बरामद किया है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने एक और ठिकाने की जानकारी मिली जहां से भारी मात्रा में अवैध कोडीन युक्त ये कफ सिरप बरामद हुआ। 2 लोगों को पकड़ा गया। कोडीन कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना अवैध है। ये गिरोह नशेड़ियों को कफ सिरप बेचता था। पुलिस को शक है गिरोह के तार पटना के जीएम रोड से जुड़े हैं। जीएम रोड के दुकानदारों से मिलीभगत कर ये गिरोह कफ सिरप खरीदता था। आज मकर संक्रांति है। गुजरात में मकर संक्रांति की खूब धूम है। लोग सुबह से ही छतों पर जमे हुए हैं, पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी पतंगबाजी में हाथ आजमाया है। हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, साथ में उनकी पत्नी नजर आ रही हैं, परिवार के अन्य सदस्य नजर आ रहे हैं। तो हर बार मकर संक्रांति के मौके पर अमित शाह गुजरात जरूर जाते हैं और ऐसे में अपने घर की छत पर जाकर, अपने जान पहचान वाले लोगों के घर की छत पर जाकर पतंगबाजी का लुत्फ जरूर लेते हैं। आप जानते हैं ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर अली खamenei की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का बड़ा बयान सामने आया है। पेजेश्कियां ने कहा है कि अगर ईरान के लोगों की बात सुनी जाती तो विरोध प्रदर्शन नहीं होता। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, लोगों की बात सुन ली जाती तो प्रदर्शन नहीं होता। ये मसूद पेजेश्कियां की तरफ से बयान दिया गया है। प्रदर्शन के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का ये बहुत बड़ा बयान है। समाज के हर वर्ग की आवाज सुनी जानी चाहिए, ये भी अपने बयान में मसूद पेजेश्कियां ने कहा है। समस्या का हल निकालना बहुत जरूरी। कम से कम ईरान के जो सत्ताधारी हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि समस्या बड़ी है और ऐसे में गलती स्वीकार की जा रही है क्या ईरान के सत्ताधारियों की तरफ से कि प्रदर्शनकारियों की बात नहीं सुनी गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, किस तरीके से डिकोड किया जाए ईरान के राष्ट्रपति के इस बयान को? देखिए रोमाना, जो हम लोग जानते हैं कि जो ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जो 15-16 दिन पहले शुरू हुए थे, ये दरअसल शुरू ही जो व्यापारियों द्वारा किए गए थे, जो तेहरान में जो व्यापारी हैं खासतौर से, क्योंकि जो रियाल की जो कीमत डॉलर के मुकाबले अगर देखेंगे तो $1 आज के समय में 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है रियाल की जो कीमत है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन 40% तक बढ़ चुका है वहाँ पर जो है, और आम लोगों को भी परेशानी हो रही थी उनको अपनी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों को खरीदने के लिए। उसको लेकर ही व्यापारी और आम लोगों का ये प्रदर्शन शुरू हुआ, अपनी सरकार के खिलाफ, खामनी सरकार के खिलाफ शुरू हुआ, और उसके बाद फिर ये बढ़ते हुए दूसरे और कारण से जिसमें हिजाब भी मान सकते हैं वो सब हुआ। लेकिन अब जो पेजेश्कियान है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो इकोनॉमी है ईरान की वो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो प्रोविंसेस हैं अलग अलग, जो उनके वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये पावर देनी चाहिए, इकोनॉमिक पावर देनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो परेशानियां हैं व्यापारियों को और आम लोगों को वो नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो एक तरह से देख सकते हैं कि पेजेश्कियान, जिनको एक मॉडरेट फेस के तौर पर ईरान में देखा जाता है, रोमाना ये मानकर चलिए आप, उनको मॉडरेट माना जाता है, उनको खामनेई की तरह, और जो पूर्व राष्ट्रपति थे
उनकी तरह कट्टरपंथी नहीं माना जाता है, वहाँ पर बहुत मॉडरेट माना जाता है। कुछ लोगों का तो आरोप था कि वो वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस है। लेकिन इन सब के बीच जब हम लोग देख रहे हैं कि इतने उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें पेजिशकियान का ये बयान जो है हो सकता है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ पर प्रदर्शन जो है वो खत्म हो जाए, और उनको भी लग रहा है कि कहीं अमेरिका और दूसरी पश्चिमी देश अटैक ना कर दें, उसके लिए ही ये सब रास्ता बीच में तैयार किया गया है। और आपको बता दूं, कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर प्रदर्शनकारियों के साथ सहानुभूति जताकर कहीं ना कहीं कोशिश ईरान के सत्ताधारियों की ये है कि ये विरोध प्रदर्शन जो क्रांति के तौर पर फिलहाल ईरान में नजर आ रहा है, इस पर काबू पा लिया जाए। ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। नीरज, बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल कोशिश होगी, क्योंकि एक हफ्ते पहले भी पेजिशकियान ने अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट का फंड था उससे करीब 3 करोड़ जो लोग हैं ईरान के, उन सबको भी अपनी तरफ से फंड देने की कोशिश की थी ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है खरीद सके। खाने पीने की इतनी मुश्किल इस वक्त ईरान में आ चुकी है। हमें ये जानकारी इसलिए सामने नहीं आ पाती, छन कर आती, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन बिल्कुल रोक दी गई है इंटरनेट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रही थी। तो पेजिशकियान ने अपने फंड से 3000 रियाल जो है करीब 3 करोड़ लोगों को देने की बात कही थी कि मैं वो देकर रहूँगा ताकि लोगों को जो आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो हो जाए। और अब तो उन्होंने अपनी नीतिगत चेंजेस करने की बात कर दी है, पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें अपने व्यापारियों को सुनना चाहिए, अपने लोगों को सुनना चाहिए, छोटे दुकानदार, ट्रेडर्स, इनको सुनना चाहिए, और हमें डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए इकोनॉमी, ताकि इस तरह की मुसीबत जो है देश के सामने ना आ पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, व्यापारी वर्ग ही था तेहरान का जिसने सबसे पहले 28 दिसंबर को वहां पर बंद बुलाया था, जिसे ईरान तेहरान में बाजारीज कहा जाता है, और उन्हीं के जरिए जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ अब वो ईरान में क्रांति का रूप ले रहा है। और उसी को लेकर अब ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान देना कि सबकी सुनी जानी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान में आयतुल्लाह अली खमेनेई के खिलाफ ये लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, अब एक तरफ तो खमेनेई प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी चल रही है। इरफान सुल्तानी एक 26 साल का युवा है। बिना किसी ट्रायल के इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी में ईरान। गुरुवार को ईरान के फर्दीस के रहने वाले इरफान की गिरफ्तारी हुई थी। अगर ये फांसी दे दी गई तो इरफान सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहले प्रदर्शनकारी होंगे जिन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तो इरफान सुल्तानी को आज सरेआम फांसी दी जा सकती है। 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी की तैयारी पूरी कर ली गई है। 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी हुई, 11 जनवरी सजा सुना दी गई। सरकार के खिलाफ जंग भड़काने का आरोप है। ट्रायल, वकील, अपील, कोई मौका इरफान सुल्तानी को नहीं दिया गया। परिवार से आखिरी मुलाकात के लिए 10 मिनट मिलेंगे इरफान सुल्तानी को। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कोई अपडेट ईरान से शंकर सामने आ पा रहा है इरफान सुल्तानी की फांसी को लेकर? देखिए, ऐसा लगता है कि आज दे सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग और उग्र हो जाएं, और ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि तेहरान में कहीं पर उनको फांसी दे दी जाए, खुलेआम में दे दी जाए। और इसलिए कि तेहरान में क्योंकि ऑलरेडी ही इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप देखेंगे एक तरफ खामनेई के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, तो एक तरफ खामनेई के समर्थन में भी विरोध प्रदर्शन वहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में दूसरे शहरों से ये लोग इकट्ठा ना हो जाएं, क्योंकि ये जो सुल्तानी हैं जिनको फांसी दी जा रही है, ये भी तेहरान के करीब के ही शहर के रहने वाले हैं जिनको फांसी दी जा रही है। और इन पर आरोप यह है कि इन्होंने शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यानी कि खामनेई शासन के खिलाफ जो है लोगों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया था, और उसके कहीं ना कहीं इनको माना जा रहा है कि इनकी वजह से ये प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं देश के खिलाफ, इसलिए उनको फांसी दी जा रही है। फांसी के हो सकता है कि बाद में कोई वीडियो या फिर रिलीज करें, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं बता रहे हैं ताकि लोग उग्र ना हो जाए और इकट्ठा ना हो जाएं तेहरान में आने के लिए। दरअसल ईरान ने अगर इरफान सुल्तानी को सजाए मौत दी तो ईरान को भयानक अंजाम भुगतना होगा। ये चेतावनी ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका की मदद आपके लिए आ रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान में प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रखें, ईरान के संस्थानों पर कब्जा करें प्रदर्शनकारी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं।
अगर सुल्तानी को फांसी हुई तो भयानक अंजाम भुगतना होगा। ईरान महान देश था, राक्षसों ने इस पर कब्जा कर लिया। अब ईरान को हम फिर महान देश बनाएंगे, अत्याचारियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर ट्रंप साफ तौर पर ईरान के लोगों को मदद का भरोसा दे रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका की मदद आपके लिए आ रही है। ईरान में प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रखें। ईरान के संस्थानों पर कब्जा करें प्रदर्शनकारी। ये तमाम बयान जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं और साथ ही वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि ईरान महान देश था जिस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है और अब ईरान को अमेरिका फिर महान देश बनाएगा। अत्याचारियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये बातें दोहराई जा रही हैं। Way to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. तो अमेरिका की ओर से लगातार ईरान में प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया जा रहा है। उनके समर्थन में बयान आ रहे हैं। इससे ईरान भड़का हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है अमेरिका की ओर से ईरान में प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। ईरान में जो आज के हालात हैं उसके लिए बाहरी ताकतें जिम्मेदार। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार बने हुए हैं। कुल मिलाकर नीरज, ये मामला तख्ता पलट पर जाकर ही खत्म होगा। फिलहाल अंदाजा यही लगाया जा सकता है जिस तरीके की बयानबाजी चाहे अमेरिका चाहे ईरान दोनों ही तरफ से हो रही हो। बिल्कुल रोमाना, इस बार ऐसा लगता है कि अमेरिका बिल्कुल बदला लेने की ठान चुका है। जो 47 साल पहले उनके नागरिकों के डिप्लोमेट्स के साथ किया था, ईरान ने किया था जब खामनेई के प्रेडिसेसर्स ने सत्ता संभाली थी, विद्रोह किया था उस वक्त, और क्रांति कहते हैं, इस्लामिक क्रांति की कहते हैं 1979 में, जब पूरी एम्बेसी को सीज कर लिया था, कब्जे में कर लिया था जो खामनेई के अयतुल्ला खुमैनी के जो फॉलोअर्स थे, और करीब करीब कई महीनों तक उनको बंधक बना कर रखा गया था। अमेरिका को बहुत ज़्यादा मुँह की खानी पड़ी थी उस वक्त, और फिर रिलीज़ हुआ था। कहते हैं कि उस वक्त उनकी कोई हुआ था, नेगोशिएशन हुआ था उसका। अगर ऐसा लगता है कि अब बदला लेने का समय जो है अमेरिका को आया है, तो 47 साल तक अमेरिका ने उसका इंतज़ार किया और अब जाकर कट्टरपंथी जो शासन है ईरान का उसको उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगता है, और वो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि और लोग इसमें उग्र हों, खामनेई के खिलाफ खड़े हों, या तो खामनेई छोड़कर चले जाएं, नहीं तो फिर मिलिट्री एक्शन बचता ही बचता है, जिसके लिए ट्रंप जो है वो ऐलान कर चुके हैं। आप रहिए मेरे साथ नीरज, में लौटूंगी आपके पास। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस ने एक बार फिर से संदेश जारी किया है। रजा पहलवी ने अपने संदेश में ईरान की सेना से प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होने की अपील की है। रजा पहलवी कह रहे हैं कि ये ईरान की राष्ट्रीय सेना है, इस्लामी गणराज्य की सेना नहीं है, इसीलिए वो देश के लोगों की जिंदगी की रक्षा करें। वहीं रूस ने ईरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की निंदा करते हुए इसे विनाशकारी बाहरी हस्तक्षेप बताया है। रूस की तरफ से कहा गया है किसी देश के खिलाफ सैन्य हमलों की अमेरिकी धमकियां किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हालांकि अब अमेरिका जिस तरीके से एक के बाद एक दुनिया भर में अपने फैसले जो चाह रहा है उन्हें अंजाम तक पहुंचा रहा है, इस सब के बीच ईरान को लेकर जो अमेरिका का रुख है और उसकी काट में रूस का ये बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पोस्चरिंग के तौर पर देखा जाना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं? देखिए रोमाना, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब ईरान ही उन चुनिंदा देशों में से था जो कि रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। यहाँ तक कि जो ड्रोन जो थे, शहीद ड्रोन जो था, जिसके चलते रूस को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हुआ था यूक्रेन के खिलाफ, तो वो ईरान ने ही दिए थे उनको, और उसके बाद फिर जाके
रुख बदला, युद्ध का रशिया ने बदला। तो ऐसे समय में जब आज ईरान के सामने ये मुसीबत आई है, जबकि अमेरिका खासतौर उस पर अटैक करने की तैयारी में लगा हुआ है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल कभी भी अटैक हो सकता है, तो रशिया ने जो है सपोर्ट में जरूर खड़ा हुआ है जी। हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि मिलिट्री अगर कोई सपोर्ट करने के लिए आएगा तो वो बहुत मुश्किल लगती है रशिया के लिए। रशिया लगता नहीं, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली साथ खड़ा होने के लिए तैयार है और खड़ा हुआ है ईरान के साथ। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां आम लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी में आज से 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों के शुरू होने से खासतौर पर गरीब, मध्यम वर्ग और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को अपने घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के नांगलराया इलाके में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। अब तक दिल्ली में 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित थे। 81 नए जुड़ने के बाद इनकी संख्या और बढ़ गई है, 319 पर पहुंच गई है। इन केंद्रों पर मुफ्त इलाज, दवाएं और जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार ने आज 81 आरोग्य मंदिरों को आम जनता के लिए सौंप दिया है, जिनकी संख्या अब 319 दिल्ली के अंदर हो गई है और इन 319 आरोग्य मंदिरों में दिल्ली की जनता को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आरोग्य मंदिर बनने से यहाँ पे फैसिलिटीज जो हैं एक्सटेंड हो जाएंगी। अभी तक जो सर्विसेज मिल रही थी उनमें और इजाफा हो जाएगा, जैसे कि मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनका पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन से लेकर डिलीवरी तक जो है पूरी तरीके से उनका जाँच फ्री ऑफ कॉस्ट होएगी और पूरा उनका देखभाल अच्छे से की जाएगी। उसके बाद जब इन्फेंट और बच्चे जो होते हैं उनका वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि भाई उनकी ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनका स्क्रीनिंग होएगी, उनका ट्रीटमेंट होएगा और जो यहाँ नहीं ट्रीट हो पाएंगे उनको हम रेफर करेंगे टाइमली। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इस आरोग्य मंदिर के जरिए दिल्ली की जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। उधर पलवल में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा है। देह व्यापार करने के आरोप में 10 युवतियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही गेस्ट हाउस संचालकों और इनको चलाने के लिए किराए पर देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत गेस्ट हाउस में देह व्यापार की सूचना मिली थी। पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही वहां पर भगदड़ मच गई। 2 जगहों पर छापा मारकर 17 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस का कहना है इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भारतीय सेना ने शौर्य और साहस का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। कल होने वाले सेना दिवस से पहले यह वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है भारतीय सेना के जवान किस तरह मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस वीडियो में सेना के आधुनिकीकरण और अटूट संकल्प को भी दिखाया गया है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उधर ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में एक सनकी आशिक ने युवती की हत्या कर दी। आरोपी लगातार लड़की पर दबाव बना रहा था, बात करना चाहता था, लेकिन युवती उसे सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी। जब युवक की शादी हो गई तो दोनों में दूरियां और बढ़ी, लेकिन आरोपी उसे परेशान करता रहा। 11 जनवरी की रात आरोपी युवक ने लड़की का पीछा किया, रास्ते में उसे रोका। लड़की के बात करने से इनकार करने पर उसने दुपट्टे से लड़की का गला घोंट दिया। बाद में शव को बीटा 2 सेक्टर के पार्क के पास कार से नीचे फेंककर फरार हो गया। बीती रात पुलिस ने बीटा 2 थाना क्षेत्र में गोल चक्कर के पास मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक स्लीपर बस में आग लग गई। घटना रात करीब 2 बजे हुई है, जिसमें यात्री बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बाहर वक्त रहते आ गए थे।
किसी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ है। घटना का वीडियो सामने है। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मचा। ढाबा कर्मचारी और बस स्टाफ की मदद से सभी यात्रियों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस जलकर खाक। उधर हैदराबाद के कुकटपल्ली में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में अचानक आग लगी। एक के बाद एक कई धमाके हुए। पूरा इलाका दहल गया इन धमाकों से। ये धमाके इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। घनी बस्ती में भगदड़ मच गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस जगह आग लगी वो जगह इतनी तंग गलियों में थी कि फायर ब्रिगेड को आग को काबू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे सिलेंडरों को बाहर निकाला ताकि उन्हें फटने से रोका जा सके, क्योंकि सारे सिलेंडर फट जाते तो पूरा इलाका दहल जाता। इस घटना ने रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों के खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी वाले राजीव गांधी नगर में बिना किसी सुरक्षा मानकों के ये केंद्र लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और उधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मेला क्षेत्र में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से लगाई गई दुकानों में जैसे ही आग लगी, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि इसने 15 से 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इन दुकानों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शिव मंदिर सोनभद्र का सबसे चर्चित और प्राचीन मंदिर है, जहां हर साल मेला लगता है और इसी मेले में ये आग लगने की घटना हुई। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।